इस बार मैं बता रहा हूँ आप लोग को ना, इस बार आप लोग का कौन सा टेस्ट है, आप लोग को पता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट होगा इस बार, पता है ना। सर संडे को है, सर संडे को ही है। संडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है, ठीक है। ओके सर। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है, कुछ टाइम और रुकते हैं, और भी बच्चे। लास्ट क्लास कब तक चली है आप लोग की? सर 30 तक। 8:30 तक, अच्छी बात है। थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है, और भी बच्चों को आने देते हैं। और भी बच्चों को आने देते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐसे ही रुकते हैं, ठीक है, वेट कर लेते हैं कुछ टाइम, कुछ टाइम वेट कर लेते गुड इवनिंग सर। सर आप म्यूट हो। हैं। हाँ, मैंने म्यूट ही किया था, थोड़ा सा रुक जाते हैं और बाकी बच्चों को आने देते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग, कैसा चल रहा है आप लोग का क्लास वगैरह? आज काफी कम बच्चे हैं, इसके पहले वाले क्लास में कितने बच्चे थे लगभग? सर 30 के अप्रॉक्स। सर 30 के अराउंड थे। हाँ,
एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, सर हो सकता है खाना वाना खा ले। एक बार ना मैं और बोलता हूँ। कर लेता हूँ। ये क्या हो रखा है? थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं बच्चों। इट इज नॉट राइट, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जॉइन द क्लास ऑन टाइम। क्या हो गया? हाँ, इतना इतना बोलना पड़ता है, क्या ही बताऊं। ये तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टाइम पे ज्वाइन कर ले। लेकिन आप बताओ, क्या सभी कोई राइट पर्सन होता है क्या? ये बता दो आप लोग। अगर सभी कोई राइट पर्सन होता तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया होता, बताओ। यस सर। ये बताओ कि महाभारत किसकी वजह से हुआ था? उसमें कौन मीडिएटर का काम किए थे? कृष्ण भगवान। यस सर। अगर बताओ वो गॉड ही है तो वो क्यों चाहते महाभारत हो, बताओ आप ही। तो सभी कोई परफेक्ट नहीं होता, इतना मान के चलो। लाइफ की भी बात कर रहा हूँ मैं। अगर सभी कोई परफेक्ट होता ना तो भगवान जी नहीं चाहते रामायण हो या फिर महाभारत हो या फिर कोई कुछ भी। ये सब चीज के लिए ना अनपरफेक्ट लोगों के लिए ही बना हुआ है। मैं भी जो रिक्वेस्ट करके क्लास बोलता हूँ ना, वो कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आज हम ना थोड़ा सा अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ भी चुके थे अगले संडे। हाँ जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट अगले संडे को होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट अगले संडे को होगा। और उसके अगले संडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट दोनों मिला के होगा। उसके अगले संडे को क्या होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट दोनों मिलाकर होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या यहाँ तक? यस यस सर। ठीक है, बातें कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, ठीक है। सर वो ना सर 3 तारीख को नहीं होगा, 10 तारीख को होगा। क्या बोल रहे हो आप? आप कुछ बोल रहे हो? आप कुछ बोल रहे हो, बताओ। देखो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। आज हमारा है ना लेक्चर नंबर 2। और मैंने आपको एटॉमिक रेडियस कल बता दिया था और आयनिक रेडियस भी बता दिया था। साथ ही साथ आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ेंगे, आयनिक रेडियस पढ़ेंगे, आयनिक रेडियस तो हमने पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बातें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना कि यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चाहे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने पे कम क्यों होता है? इन सबका रीजन क्या है? इन सबका रीजन क्या है बता दो एक बार। आप लोग बताओगे क्या? बात बताओगे क्या? ठीक है,
हाँ जी, तो इन सबका रीजन जो है ना, इन सबका रीजन वही है कि हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? मैं फिर से बताता हूँ आप लोग को, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग को। मान लो तो कि यह न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा बताओ जरा, प्रोटॉन होगा, और इसके बाहर ये सब क्या चीज है बताओ, सेल है, सेल है। जाहिर सी बात है कि मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो ध्यान से, यह न्यूक्लियस, यह जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। तो जैसे ही सबसे बाहरी वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं ना, तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, रिपल्सन देते हैं, रिपल्सन देते हैं। आप बताओ, एक मिनट जरा, आप माइक ऑफ करा दो। माइक डिस्टर्ब हो रहा है, माइक डिस्टर्ब हो रहा है, इसके साइड से प्रॉब्लम हो रही है। भाई माइक ऑफ कर ले यार। देखो, तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर ये देखो, अगर यह स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, तो पता है कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको बाहर धक्का देता है। जितना ज्यादा धक्का देगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप बताओ, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा धक्का देगा। अगर सर आप रोहित का माइक बंद कर दो। इसके साइड से डिस्टर्बिंग आ रही है, रोहित का माइक ऑफ है ना, मैं रोहित को परमानेंटली म्यूट कर दूंगा। रोहित आप बता, बंद कर लो। तो देखो, जितना ज्यादा अंदर वाला इलेक्ट्रॉन धक्का मारेगा ना, जितने फोर्स से, उतना ही क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। आप बताओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो यह वाला इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा कि पास आएगा, दूर दूर जाएगा। न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर जाएगा। तो कभी कभी एक वर्ड बोला जाता है कि गुड शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोला जाता है, गुड शील्डिंग इफेक्ट या फिर गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप बताओ, जब अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो धक्का ज्यादा मारेगा, यानी न्यूक्लियस से दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। लेकिन अगर बोल दूं मैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्या बोल दूं मैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। आप बताओ, जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो क्या धक्का मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। कब मारेगा, जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा ना, तो पता है क्या होता है, यह न्यूक्लियस से तेजी से बंधा होता है। क्यों न्यूक्लियस से तेजी से बंधा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस इसको खींच रहा होता है और अंदर से कोई धक्का मारने वाला नहीं होता है। जब अंदर से कोई फोर्स ही लगाने वाला नहीं होगा, तो आप बताओ जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो पुअर ही होगा ना, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये बातें अच्छा देख लो कि शील्डिंग इफेक्ट होता है, जितना ज्यादा धक्का मारा उसको बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। अगर ज्यादा धक्का मारा तो गुड शील्डिंग इफेक्ट, अगर धक्का नहीं मार पाया तो उसको क्या बोलेंगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सर शील्डिंग और स्क्रीनिंग एक ही है मतलब, दोनों एक ही वर्ड, दोनों एक ही वर्ड। आपने ना अपने एनसीईआरटी में सुना होगा, लेकिन कई लोग इसका रीजन सही से नहीं बता पाते। तो फिर ये जो इफेक्ट होता है ये डिपेंड किस पे करता है, क्या बोल रहे हो आप, सर ये इफेक्ट डिपेंड किस पर करता है? आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज सर बोल रहे हैं ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है, मतलब आप बोल रहे हैं सर कि गुड शील्डिंग इफेक्ट मतलब कुछ ना कोई प्रॉपर्टी होगी ना। देखो गुड शील्डिंग, देखो मैं बता रहा हूँ, गुड शील्डिंग ये किसी किसी एटम की प्रॉपर्टी होती है, सबकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, किसी इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी होती है। तो जब जिस एटम के बारे में ये बताएगा हम बताएंगे। सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी होती है ब्लॉक वाले में, गुड शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट पी ब्लॉक वालों में भी होती है। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो उसमें और भी डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है बातें मेरी, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ना, देखो अब हम रेडियस के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, रेडियस के बारे में पढ़ रहे थे। मान लो क्लोरीन है और क्लोरीन है, तो आप बताओ यह दोनों इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना हुआ है क्या, जरा बताना। तो ऐसे ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो रेडियस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस। क्लियर है। अब इसके बाद मान लो कोई मेटल और मेटल है, मान लो मेटल और मेटल के बीच क्या है, कोई बॉन्ड बना है,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ जरा? मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है क्या? अगर मान लो कोई हमारे पास नोबल गैस है, जैसे कि मान लो हीलियम हो गया और हीलियम हो गया, हीलियम और हीलियम है, तो इनके बीच अगर कोई बॉन्ड बने ना, इसको हम लोग बोलेंगे वंडरवाल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? वंडरवाल बॉन्ड। तो आपको पता है कि नोबल गैस जल्दी बॉन्ड नहीं बनाते, तो यह बहुत ही दूर दूर पे होंगे। तो जो वंडरवाल रेडियस होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। यस सर। यस सर। उसके बाद कौन आएगा? मेटेलिक रेडियस। उसके बाद कौन आएगा? कोवैलेंट रेडियस। क्या सर मेरी बात कोवेलेंट है? रेडियस हमेशा नॉन मेटल में बनता है। देखो, सबसे बड़ा वंडरवाल रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवैलेंट रेडियस। हाँ जी बताओ। सर कोवेलेंट रेडियस हमेशा नॉन मेटल में ही बनेगा ना? नहीं, कोवैलेंट वाला मेटेलिक कैसे बन जाएगा? सर नॉन मेटेलिक। कोवैलेंट वाला नॉन मेटल, देखो कोवैलेंट वाला जो होता है वो नॉन मेटल ही तो बनाते हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोई, और किसी का कोई डाउट्स या क्वेश्चंस वगैरह? सर अभी आपने क्या क्या डिस्कस कर लिया? अभी यही सब डिस्कस किया। आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? ऐसा वो नेटवर्क इशू था ना, तो अपने आप कॉल कट हो गई थी। आप देख लेना रिकॉर्डेड, ठीक है? और भी किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, ये सब तो हो गया, वंडरवाल हो गया, मेटेलिक हो गया और कोवैलेंट हो गया, ठीक है? ये सब चीजें हो गया। अब ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहली बात कर लेते हैं अब सिंपल रेडियस की बात कर, एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, आप बताओ कि अगर आप किसी मान लो सेकंड पीरियड की बात करें, कौन कौन सा एलिमेंट होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आप बताओ सब सेकंड पीरियड के हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? साइज कम होगा ना, सबके सब सेकंड पीरियड है, तो जाहिर सी बात इनके पास मैक्सिमम 2 ही सेल होगा, 2 ही सेल होगा। और जैसे जैसे हम राइट की साइड बढ़ रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है? प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। और जब प्रोटॉन बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्या? और जब खींचेगा तो जाहिर सी बात है रेडियस क्या होता जाएगा? धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। रेडियस क्या होता जाएगा? धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है, आई सर होप। सर वो थोड़ा रिपीट करना, सर वो थोड़ा पीछे। देखो, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, जैसे कि मान लो हमारे पास लिथियम है, लिथियम में 3 प्रोटॉन होता है और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? और उसके बाद बात कर लेते हैं हम फ्लोरीन की। फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों में तो नंबर ऑफ सेल 2 ही है ना। नंबर ऑफ सेल क्या है? दोनों में 2 ही है। तो अब ध्यान से देखना, जब नंबर ऑफ सेल दोनों में 2 ही है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग खुद बताओ कि यह 3 प्रोटॉन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे 9 प्रोटॉन मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तेजी से खींचेगा ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो रेडियस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जब रेडियस छोटा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही लेफ्ट से राइट जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियर की जो खींचने की पावर है ना वो बढ़ती जाएगी। यानी जो जेड इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और जिसकी वजह से साइज क्या होती जाएगी? साइज कम होती जाएगी। अभी भी नहीं समझ आया? सर आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, यह तो हो गया आपका। अब ध्यान से देखो, अब बात कर लेते हैं ग्रुप की बात कर लेते हैं। मान लो पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब आप लोग बताओ, यह पहला पीरियड है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है, यह पांचवा है, छठा है और क्या है? सातवां है। आप लोग खुद बताओ कि यह पहला पीरियड है तो जाहिर सी बात है एक ही सेल है, इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल है, इसमें 4 है। ऐसे ही क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आप लोग खुद बताओ, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सेल की साइज क्या हो रही है? सेल क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है
तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की भी दूरी क्या होगी, बढ़ रही है, बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो साइज क्या होगा बताओ जरा, तो कम होए वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज होगा ना, हाँ सर बढ़ इंक्रीज होगा ना, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। Yes. तो आओ साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइज में ना, अब फिर इसके बाद हम लोग किसके साइज के बारे में बात कर लेते हैं, केटाइनिक साइज। केटाइनिक साइज मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, आयरन है, आयरन प्लस है, आयरन 2 प्लस है, और क्या है, आयरन 3 प्लस है। अब आप लोग सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो साइज कम होगा या फिर बढ़ेगा? सर कम होगा। साइज कम होगा, सबसे बड़ा यह, मैंने कल ये सब बता रखा था ना आप लोग को, हाँ सर ये वाला तो बता रहा हूँ। ये वाला सब पढ़ा रखा था। अगर मान लो कि एनायन हो, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन माइनस हो और ऑक्सीजन 2 माइनस हो, अब साइज बताओ। सर 2 माइनस का ज्यादा होगा। O2 का बड़ा होगा। क्लियर है? अगर मान लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तब क्या होगा? तो सर एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी साइज। सर जिसके चार्ज सबसे कम उसका जब सबसे ज्यादा होगा साइज। देखो, ये सर जिसपे इसका पॉजिटिव चार्ज चार्ज सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे कम। जैसे कि मान लो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें साइज पूछ रहा है। यह देखो, यह तीनों, यह चारों में क्या है, यह चारों में 18 इलेक्ट्रॉन है, गिनो जरा। और इन जो भी जितना इसमें सर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है 18 इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड सेल का है। और यह कौन से सेल के हैं, सेकंड सेल के हैं। थर्ड सेल के हैं तो जाहिर सी बात है थर्ड सेल वाले ज्यादा बड़े होंगे सेकंड सेल वाले से। क्लियर है? अब वह एलिमेंट ज्यादा बड़ा होगा जिसमें माइनस चार्ज ज्यादा है। देखो, क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। 18 इलेक्ट्रॉन वाला। अब बात कर लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वाले का। 10 इलेक्ट्रॉन वाले में क्या होगा, जिसपे माइनस ज्यादा होगा फिर वह होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? यस सर। नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। हाँ सर ये तो ठीक है, 1 मिनट रुको, जस्ट आप। अब देखो, अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस के फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, साइज कम होगा। और कम ऊपर होता से रहेगा, साइज बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा। बढ़ता है। ये बातें तो आप लोग याद रख लेना, याद रख लेना। देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं ना किसमें, ट्रांजिशन सीरीज में। किसमें बात कर लेते हैं, ट्रांजिशन सीरीज में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ट्रांजिशन सीरीज में क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। अब मैं सबसे पहले ना 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात करता हूँ। ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और कॉपर, जिंक। आप बताओ लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होना चाहिए, साइज सर डिक्रीज होना चाहिए। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। कम ही होना चाहिए ना, कम होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, स्कैंडियम से टाइटेनियम तक, स्कैंडियम से मैंगनीज तक ना, पता है क्या होता है, एक मिनट यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होता है वो ज्यादा होता है। क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। आप बताओ, आप बताओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इसका मतलब क्या, कि धक्का मार पा रहा है? नो सर। नो सर। धक्का, अरे भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इसका मतलब धक्का नहीं मार पा रहा है, नहीं मार पा रहा है। अच्छा, जैसे ही आप स्कैंडियम से टाइटेनियम, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाओगे ना, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब धक्का नहीं मार पा रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस उसको खींच रहा होगा। बोलो, यस सर। यस। न्यूक्लियस खींचेगा तो आप बताओ साइज कम होगा ना, तो साइज किसका बड़ा? क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? अब उसके बाद पता है क्या,
आयरन कोबाल्ट और निकिल में यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होता है ना वो लगभग बराबर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि जितना तेजी से न्यूक्लियस खींच रहा है उतना तेजी से धक्का भी तो मार रहा है ना। यस बोलो। सर। तो इसका मतलब यही हुआ कि इन तीनों का रेडियस लगभग क्या होता है? बराबर होता है। और रही बात ये कॉपर और जिंक में, तो इसमें ना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। किससे? जेड इफेक्टिव से। आप बताओ जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा इसका मतलब काफी तेजी से खींचेगा न्यूक्लियस, यस सर। और जब न्यूक्लियस खींचेगा तो आप बताओ साइज किसका बड़ा होना चाहिए? सर Z बोलो। जेड का। ये चीजें आप लोग याद रख लेना। आगे हमारे पास है, देखो यहाँ पे स्कैंडियम का बड़ा है, फिर टाइटेनियम का, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का, फिर मैंगनीज का, और आयरन कोबाल्ट और निकिल का लगभग बराबर है, फिर कॉपर का बड़ा है और जिंक का बड़ा है। क्लियर है क्या? एक बार देख लो, एक बार सही से समझ लो इसको, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसको नहीं समझ आ रहा है एक बार फिर से पूछ लो, जिसको इसमें नहीं समझ आ रहा है फिर से एक बार आप लोग पूछ लो। सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला। फिर से दोबारा बता दूं? यस सर। देखो सिंपल सी बात है ना, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। क्या होता है? जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आप बताओ जब जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस काफी तेजी से खींचेगा ना। बोलो। यस सर। यस सर। अगर बहुत ही तेजी से खींचेगा तो इसका मतलब मैंगनीज का ज्यादा खींचा जाएगा, और जब ज्यादा खींचा जाएगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा। यस सर। फिर उसके बाद क्या है? फेकोनी। क्या याद करोगे? फेकोनी। फेकोनी में जो हमारे पास जेड इफेक्टिव है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? लगभग बराबर होता है। और जब लगभग बराबर होगा तो जाहिर सी बात इन तीनों की साइज लगभग क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? कॉपर एंड जिंक आता है। जी। जब कॉपर जिंक आएगा तो इसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। किससे? जेड इफेक्टिव से। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर ये सब जो जेड इफेक्टिव होता है ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। हाँ जी, देखो एक्सपेरिमेंटली सब देखा जाता है, तभी केमिस्ट्री में पूरा एक्सपेरिमेंट होता है तब जाके ये सब दिया जाता है। सर एक बार दोबारा समझाओगे? देखो इसको ज्यादा मत समझो, आप लोग याद ही कर लो, इसमें कोई समझने का नहीं है। डायरेक्टली पूछेगा वो आपसे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ से स्कैंडियम से मैंगनीज तक बोल देना, स्कैंडियम बड़ा, फिर टाइटेनियम बड़ा, फिर वेनेडियम बड़ा, फिर क्रोमियम बड़ा, फिर आयरन कोबाल्ट निकिल, ये लगभग तीनों बराबर होते हैं। फिर कॉपर जिंक में जिंक बड़ा होता है। क्लियर है क्या? ठीक है सर। डन। अब बात कर लेते हैं ना लैंथेनाइड सीरीज की, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो ध्यान से देखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहली बात है ना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहां से होता है? 58 से लेके 71 तक। 58 से लेके कहां तक स्टार्ट होता है? 71 तक। अगर लैंथेनाइड की बात करें ना तो यह कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 6 पीरियड का एलिमेंट है। अगर मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं ना तो क्या होगा? N-2 F1 से 14 F1 से 14 फिर N-1 H2 P6 D07 और NH2 होगा। अगर मैं बात कर लूं तो इसका क्या मतलब? अगर 6 पीरियड का एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? N-2 यानी कि 4F1 से 14 5। बोलो। यस सर। सर दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? D07 और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6S2 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका F ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? F ऑर्बिटल के एलिमेंट बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ जाता है? 4f में जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? F ब्लॉक F एलिमेंट। ऑर्बिटल के एलिमेंट बोलते हैं। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है,
बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एफ ऑर्बिटल ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। आप बताओ यहाँ पे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? धक्का नहीं मार रहा है? नो सर। यस सर। पेपर का मतलब यही ना, धक्का नहीं मार रहा है। और जब धक्का नहीं मारेगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से चिपका रहेगा ना, न्यूक्लियस उसको खींचेगा ना। तो जब न्यूक्लियस खींचेगा तो साइज क्या होता जाएगा? छोटा। छोटा कम होता जाएगा। तो जो हमारे पास एफ ब्लॉक का एलिमेंट है ना, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? छोटा होता रहता है। छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? लैंथेनाइड। एक बार और समझा दो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो सिंपल सी बात है, आप बताओ कि लेंथ, जैसे कि मान लो लैंथेनियम एलिमेंट है, लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है, तो उसमें 14 एलिमेंट हो गए टोटल। एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो 14 एलिमेंट होगा। क्लियर है क्या? अब जब 14 एलिमेंट होगा, यस सर। आप लोग यह बताओ उसमें होता है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब यही हुआ ना कि जो न्यूक्लियस तो उसको खींच रहा है लेकिन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन उसको धक्का नहीं मार रहा है। धक्का नहीं मारेगा तभी तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट बोलेंगे ना, या फिर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। यस सर। जब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो तो धक्का नहीं मारा, इसका मतलब पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस उसको खींच रहा है। और जब न्यूक्लियस खींचता जाएगा तो क्या होता जाएगा? साइज छोटा होता जाएगा। तो जब भी हम लोग लैंथेनाइड सीरीज की बात करते हैं ना, तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। अब देखो टाइटेनियम के ग्रुप की बात कर लेते हैं। टाइटेनियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। उसके इसके नीचे आता है जिरकोनियम। जिरकोनियम फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। एक बात बताओ जरा, टाइटेनियम थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है? सर फोर्थ। सर फोर्थ पीरियड का। सर फोर्थ पीरियड का। सर फोर्थ आई। अब देखो, अब पता है क्या होता है? पता है क्या होता है कि इसमें ना, इसमें पता है क्या होता है, जो हमारे पास फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, लगभग इनकी साइज क्या होती है? लगभग बराबर होती है। आप बताओ, जैसे कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जो हमारे पास, ये बताओ, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है या फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, या फिफ्थ का है या सिक्स का है? आप बताओ कि फिफ्थ पीरियड का ज्यादा होना चाहिए, फिर सिक्स पीरियड का, फिर सेवंथ पीरियड का, यही होना चाहिए ना? यस सर। तो मैंने आपको बोला यस सर। जो हमारे पास लेंथेनाइड वाले होते हैं वो कौन से पीरियड के होते हैं? सिक्स पीरियड वाले होते हैं। और सिक्स पीरियड में Six क्या, वाले। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आप बताओ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी साइज छोटी हो जाती है ना? बताओ। और साइज छोटा हो, Yes, sir. इतना छोटा हो जाता है ना कि ये लगभग फिफ्थ पीरियड के बराबर हो जाता है। जो हमारे पास फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट है और लगभग सिक्स पीरियड के एलिमेंट है, दोनों की साइज क्या होती है? लगभग बराबर होती है। और लगभग बराबर होती है। रीजन पूछेगा तो क्या बताओगे? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। और खासकर मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये जिरकोनियम और हाफनियम का ही पूछता है और कोई नहीं पूछता। ZR और HF का ही पूछता है। सर ये कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड्स में नहीं हो सकती क्योंकि क्या? उनके पास भी वीक। सर ये कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड्स में नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास भी एक्टिनॉइड्स वीक में भी वो होता होता है है। लेकिन लेंथेनाइड के कंपैरिजन में कम होता है। एक्टिनॉइड्स में भी होता है लेकिन लेंथेनाइड के कंपैरिजन में कम होता है, लेंथेनाइड का ज्यादा होता है। ओके सर। ये बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, तो मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि जो हमारे पास फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट और जो सिक्स पीरियड का एलिमेंट है ना, वो साइज में लगभग क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। आप लोग बताइए क्या, कौन से पीरियड के एलिमेंट में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है? सिक्स्थ पीरियड में सर। सिक्स पीरियड में, इसलिए सिक्स सिक्स पीरियड पीरियड में। की साइज छोटी होगी ना, इसलिए सिक्स पीरियड वाले की साइज छोटी होती है। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर।
आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके यूनिट के बारे में बात कर लेंगे, डेफिनेशन के बारे में बात कर लेंगे और सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे क्या है, ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एटम है, न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन होगा, और यह आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन। तो देखो कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि सबसे पहले मान लो कोई भी एटम है, इस एटम को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, गैस एटम में, गैसियस एटम में। अगर मान लो कि ये सॉलिड है तो सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे इसको, गैस में कन्वर्ट करोगे। और गैस में कन्वर्ट करने के बाद ना आप बताओ क्या ये सबसे बाहरी वाला सेल है क्या, इसका सबसे बाहरी वाला सेल, यस सर। सबसे बाहरी वाला सेल है, बाहरी वाला सेल है। अब बाहरी वाले सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बोलो, यस सर, इलेक्ट्रॉन है। यस सर। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जब हम किसी एटम के सबसे बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मानो कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, तो जाहिर सी बात है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी अपने पास से, बोलो, अपने पास से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी भी एनर्जी देनी पड़ती है ना, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, Ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी लगे ना, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है क्या? एक बार आप लोग ग्रुप में चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हो, सर सिर्फ गैसियस में, चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हो, सर पता नहीं क्या। पता नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी देनी पड़े, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयोनाइजेशन और यह एनर्जी। एटम गैसियस एटम में होना चाहिए, ठीक है क्या? देखो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट सेल इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एन आइसोलेटेड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं आपको एक बातें बता रहा हूँ। मान लो कि यह आयरन है, आयरन में क्या है, 26 प्रोटॉन है और 26 इलेक्ट्रॉन है क्या, बोलो। Yes sir. अगर मैं आयरन प्लस की बात करूं तो आप बताओ 26 प्रोटॉन और 25 इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस सर, अगर मैं आयरन 2 प्लस की बात करूं तो क्या होगा इसमें, 26 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि हमने आयरन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कुछ ना कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, मान लिया कि E1 है। क्लियर है क्या? अब ये बताओ, आयरन प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, अब बताओ यह काफी और भी तेजी से बांध लिया ना इसको। अब 26 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अब तो और भी तेजी से बढ़ गया ना ये। यस सर, यस सर। तो इसमें फिर बढ़ से इसका एक जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। E2 बोलेंगे। अब ये बताओ कि अब 26 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन को बांधा हुआ है, फिर से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो क्या बोलेंगे इसको, E3 बोलेंगे। आप बता सर सकते E3, हो कि कौन से केस में सबसे ज्यादा एनर्जी लगा होगा, सर E3 में सर। किसमें लगा होगा, कौन से केस में, E3. थर्ड वाले में लगा है, थर्ड वाले में, क्योंकि सबसे तेजी से यही बात है ना, दूसरा वाला। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमने E3 में लगाया, फिर E2 में और फिर E1 में। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? कर लोगे आप लोग ऐसे? सर ये गैसियस एटम में क्यों होता है? क्या? सर ये गैसियस एटम में क्यों होता है? हाँ, गैसियस एटम रहेगा। गैसियस एटम तो मतलब क्या बोलते हैं, पहला नेसेसरी चीज है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन ही गैसियस एटम से दिया जाता है। एक बार मैं गैसियस एटम से क्यों दिया जाता है? गैसियस एटम से एक्सपेरिमेंट ही किया गया था, गैसियस एटम पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब जो सर, जो ये definition, वो चेंज थोड़ी होगा। सर एक मिनट सर, जो बताओ। सर जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी होती है,
ये उसके इक्वल होती है ना, जो हमने लास्ट चैप्टर में एनर्जी पढ़ी थी माइनस में, उसी का पॉजिटिव उतनी एनर्जी देनी पड़ती है। हाँ हाँ, वही वही वाला होता है, वही वाला होता है सिर्फ उसी का पॉजिटिव उतना और एनर्जी देते iron- हुए ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सर आयरन तो मेटल है ना? अरे तो इलेक्ट्रॉन तो हम किसी भी एटम से निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी से बहुत चीजें पता चलती है। मैं बता रहा हूँ, आप बताओ जो मेटल होता है ना, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से जाना जाता है। आप बताओ मेटल होगा तो कंडक्टर वाला काम करेगा, और कंडक्टर वाला काम Yes, कब sir. करेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी निकलेगा। आप बताओ हमारे पास दो मेटल है, एक मेटल में बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एक मेटल में नहीं निकलता है जल्दी, तो आप बताओ सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होगा? सर जिससे जल्दी निकल रहा है। सर जिसमें इसमें जल्दी जल्दी निकल रहा है। निकल रहा है। इसका मतलब अगर कोई अच्छा मेटल होगा तो उसकी एक खासियत होनी चाहिए, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन Yes, sir. निकलेगा उतना ही तो अच्छा मेटल होगा ना। तो एक अच्छा मेटल होने के लिए खासियत क्या होना चाहिए, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बातें? अरे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अच्छा मेटल होगा। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये यही है। हाँ जी बताओ। सर थ्रेशोल्ड पर वो एनर्जी होती है और वो और क्या बोलो? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात कर लेते हैं ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। आपने कल पूछ रहा था ना पेनेट्रेशन पावर क्या होता है, Yes, sir, good. कल कोई पूछ रहा था मेरे से। देखो, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सबसेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब जैसे कि मान लो कि यह न्यूक्लियस है और बाहरी सब क्या है, सेल है। मान लेते हैं यह तीसरा सेल है, तो तीसरे सेल में क्या होगा, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा। बोलो तो सबसे पहले कौन आ रहा है, एस आ रहा है ना। Yes. तो न्यूक्लियस सबसे तेजी से किसको बाधा रहेगा बताओ, S को. एस वाले को, फिर पी वाले को, फिर डी वाले को, अगर एफ होता तो फिर एफ वाले को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेनेट्रेशन पावर। जितना तेजी से न्यूक्लियस सब सेल को अपनी तरफ खींचता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनेट्रेशन पावर बोलते हैं। जबकि जो हमारे पास एस सब सेल है ना, वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, इसलिए एस का जो हमारे पास पेनेट्रेशन पावर होता है वो क्या होता है, बहुत ही सर सबसे ज्यादा. सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा होता है। आप बताओ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एस में है और एक डी में है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, एस से कि डी से? सर डी से सर D से. पहली बात देखो, एस वाले से नहीं निकलेगा, क्योंकि एस वाला न्यूक्लियस के नजदीक है तो न्यूक्लियस इसको ज्यादा तेजी से पकड़ा रहेगा, और डी वाला थोड़ा दूर है तो इसको कम तेजी से पकड़ा रहेगा। तो जाहिर सी बात एनर्जी देंगे तो पहले डी वाला निकलेगा ना। यस सर। यस सर। एस वाले को निकाल, एस वाला भी निकलेगा, लेकिन हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई। Yes. यस सर। अब देखो, अब सिंपल सी बात बताओ, ध्यान से देखो। आ जाते हैं कि पीरियड में ग्रुप में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियड की, बात करेंगे पीरियड की, सेकेंड पीरियड की बात करूं। सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा है, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोर, Lithium, beryllium, boron. कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। मैं सबसे पहले, ठीक है ऐसे हो गया। अब एक बात बताओ कि सब में तो दो ही सेल है ना, बोलो Yes. सब में दो ही सेल है, सर। दो ही सेल है। अब ये बताओ जब सब में दो सेल है तो लेफ्ट से राइट जाने का साइज क्या होता है, साइज बताओ जरा। Size कम कम होता है. कम होता है, कम होता साइज कम होता है। और जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़िया है। अब ये बताओ जब साइज कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा क्या वो न्यूक्लियस के पास पहुंचता जाएगा क्या, जब साइज कम होगा तो? है। जब न्यूक्लियस के पास पहुंचता, अरे न्यूक्लियस के पास ही तो पहुंचेगा ना जब साइज छोटा होगा तो। Yes, sir, yes, sir. और जब न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा तो एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, सर मुश्किल Yes. होगा। मुश्किल से निकलेगा, मुश्किल से। तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो होता मैं बता रहा हूँ, तो होता क्या है, जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो क्या होता है हमारे पास जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस काफी तेजी से खींचने लगता है, और जब न्यूक्लियस काफी तेजी से खींचने लगता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। तभी हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। आप बताओ सबसे सस्ता में इलेक्ट्रॉन किसका निकल जाएगा, सबसे कम टाइम में, सबसे कम एनर्जी? सोडियम। लिथियम लिथियम का। और सबसे ज्यादा लिथियम लिथियम का नियॉन का। नियॉन ज्यादा का। सर नियॉन क्या का। मेरी बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर। यस सर। यस अब देखो, अब इसमें एक एक्सेप्शन केस आता है। एक्सेप्शन केस किसमें आता है बताओगे क्या आप लोग? सर बेरिलियम और बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो, रुक जाओ। बेरिलियम, बोरान और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। मैं बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास यह बेरिलियम है और यह क्या है, बोरान है। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 4 होता है, इसका कितना होता है, 5 होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2 और क्या होगा, 2s2। और 2s2 इसकी बताओ, 1s2, 2s2 और 2p1। 2p1। अगर इसका मैं आउटर इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इसमें क्या है हमारे पास, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें बताओ सर 1 इलेक्ट्रॉन। 2s2, और यहाँ पे क्या है बताओ जरा, यहाँ पे एक 2p1। इलेक्ट्रॉन है। अब सिंपल सी बात बताओ कि यह बताओ, यह हमारे पास फुल फिल ऑर्बिटल है, क्या है, फुल फिल ऑर्बिटल है। और यह वाला ना ही फुल फिल है ना ही हाफ फिल है। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना किसका मुश्किल होगा? इसको मैं पहला बोलता हूँ, इसको फुल दूसरा फिल का। बोलता हूँ। फुल फिल का। फुल फिल वाले का ज्यादा मुश्किल होगा निकालना। तो इसलिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है ना, वह किसकी ज्यादा होती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है, बेरिलियम की की। ज्यादा होती है बोरान से। जबकि होना चाहिए बोरान का, लेकिन किसका होता है, बेरिलियम का ज्यादा होता है। अब मान लो कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आप बताओ इसका 1s2 हो जाएगा, इसका 2s1 हो जाएगा क्या, यस सर। प्लस हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, बोरान प्लस हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s2। बोलो। यस सर। अब देखो कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन और इसके में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। नो दिक्कत। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, पहला वाला कि दूसरा वाला? बोरॉन। सर दूसरा वाला। दूसरा वाला। तो अब जो इसका जो सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है ना, वह बोरान का ज्यादा होता है, बेरिलियम का कम होता है। तो अक्सर यह पूछता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी दोनों में से किसकी ज्यादा होती है। तो फर्स्ट वाले में बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरान का कम होता है। और सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, सेकेंड वाले में बोरान का ज्यादा होता है, बेरिलियम का। बोरॉन की ज्यादा होती है इससे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर हुई क्या? यस सर। कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। कर लोगे यस सर। ठीक है, चलो। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नाइट्रोजन है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन में ध्यान से देख लो, 1s2, 2s2 और 2p3। और इसका देख लो, 1s2, 2s2 और 2p4। 4 अगर मैं इसकी बात करूं 2p3 की लास्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर लेता हूँ। लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ मैं, 1, 2 और 3, कुछ ऐसा ही है ना, ऐसे ही है। अब यह 2p3 है और यह क्या है, 2p4 है। अब ध्यान से देखना, यह हाफ फील्ड है और यह क्या है, न ही हाफ है न ही फुल है। तो अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करूं तो किसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा वो किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। अगर मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे 2p2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब यह वाला न ही हाफ फील्ड है न ही फुल फील्ड है, लेकिन ऑक्सीजन वाला क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया ना। तो अब जब सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी निकालूंगा ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, तो किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, और नाइट्रोजन का क्या होगा, कम होगा। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। आगे बढ़ो। क्या बात कर रहे हो श्याम? श्याम आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो?
अब देखो, अब मैं सिंपल सी बात कर देता हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन है। तो सिंपल सी बात है कि ऑर्डर तो यह होना चाहिए, लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर एक्सेप्शन को हम देख लेना तो यहाँ पे बेरिलियम और बोरान में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। और फिर किस में एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? तो रेड वाला सही है, येलो वाला गलत है। रेड वाला सही है, येलो वाला क्या है, गलत है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। नो सर। अब देखो बात कर लेते हैं ग्रुप की। किसकी बात कर लेते हैं, ग्रुप की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब देखो कि इसमें केवल और केवल एक ही सेल है, इसमें 2 सेल है, इसमें 3, 4, 5, 6 और 7। आप बताओ कि जैसे जैसे नीचे आओगे न्यूक्लियस से दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो जेड इफेक्टिव होगा, यानी कि न्यूक्लियस से खींचने की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो इजीली क्या हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। निकल जाएगा। जब इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बताओ, कम होगी। कम हो जाएगी। ठीक है, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सारे पीरियड और सारे ग्रुप के लिए वैलिड है। यह सारे के लिए वैलिड है, लेकिन किसी किसी में एक्सेप्शन होता है। अभी देखो मैंने दूसरे पीरियड में एक्सेप्शन बता दिया। 13वें वाले ग्रुप में एक्सेप्शन होता है लिथियम और क्या बोलते हैं, गैलियम और उसमें एल्यूमिनियम में। तो सर जब हमें वो सारे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अरे देखो जो एक्सेप्शन होता है वही पूछता है, गिन के 3-4 एक्सेप्शन वही आपसे पूछेगा। नहीं क्लियर हुआ? याद होगा श्याम, सब चीज याद होगा, याद होगा सब सब याद होगा। क्या बोल रहे हो? एक्सेप्शन है क्या कुछ? नहीं, इसमें नहीं एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ किसमें आएगा। आपका आएगा 13वें ग्रुप में। 13वें ग्रुप में कौन कौन सा आता है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। अब ध्यान से देखो, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा बताओ जरा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब बोरान का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम में इंटरचेंज जाता है। ठीक है, इसमें इंटरचेंज जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? ये आपको Yes, sir. मतलब पढ़ाऊंगा मैं, जब फी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा पूरी तरह से। और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप बताओ मैं बात करूं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ ऐसे है। अब ये आप लोग बताओ, सिंपल सी आप लोग बात बताना, ध्यान से देखना। आप लोग बताओ सबसे अच्छा मेटल कौन है? सर लास्ट वाला FR। सर फ्रेंशियम। कैसे कैसे? सर सर उसका एंथैल्पी सबसे कम होगी। फिर तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और मेटल की खासियत होती है जो इलेक्ट्रॉन निकाल दे आसानी से वही अच्छा मेटल होता है। समझे क्या आप लोग? यस सर। आप ये बताओ, गोल्ड से करंट जाता है क्या, करंट पास होता है गोल्ड से? सर कम पास होता है। ठीक है, कम पास होता है। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये सब तो मैंने बता ही दिया। अब देखो, अब मैंने ये भी आपको बता दिया है ना कि क्या बोलते हैं, कि ध्यान से देखना। अगर मान लो जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। यस सर। तो मुश्किल होता जाएगा तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और किसी एटम का साइज जितना छोटा होगा उस एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से बधा होगा, न्यूक्लियस से बधा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है,
ये सब चीजें आप लोग को देखना है, ध्यान देना है इस चीजों को। ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया, ये भी हो गया। ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक्सेप्शन देख लो, मैंने बोला ना गैलियम में और एल्यूमिनियम में। और आप देखो 5D सीरीज का और 4D सीरीज का देख लो, ध्यान से देखो। आप बताओ कि मान लो कि हमारे पास क्या बोलते हैं फोर्थ पीरियड है, यानी कि टाइटेनियम, या फिफ्थ पीरियड है, सिक्स पीरियड है और सेवंथ पीरियड है। तो आप बताओ, मैंने बोला है ना जो फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट होता है, सिक्स पीरियड के एलिमेंट होता है, साइज में लगभग क्या होते हैं, लगभग सेम, लगभग बराबर होते हैं। तो आप बताओ ऊपर से नीचे आने पे, आप बताओ ऊपर से नीचे आने पे क्या होना चाहिए था, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए था ना, और कम होना यस चाहिए। सर, कम होना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ पे सिक्स पीरियड के एलिमेंट है ना, उसका ज्यादा होता है फिफ्थ पीरियड वाले से। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि सिक्स पीरियड में लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है, और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से उनकी साइज छोटी हो जाती है, और साइज छोटी हो जाती है तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर, तो देखो ये एक्सेप्शन वाला ही पूछता है अक्सर। तो हाफनियम और जिरकोनियम में किसका ज्यादा होगा, हाफनियम जो हमारे पास सिक्स पीरियड का है, जिरकोनियम हमारे पास फिफ्थ पीरियड का है, तो किसका ज्यादा होगा बताओ जरा। हाफनियम, हाफनियम का ज्यादा होगा, जिरकोनियम का कम होगा। क्या किसी को कुछ भी और डाउट है? बोलो, किसी और को कुछ भी डाउट है? क्या बोल रहे हो आप यार, ये डायगोनलिटी बता रहा हूँ, वो भी आएगा, टाइम आएगा वो भी बता दे रहा हूँ ना, ठीक है। अभी ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह सब बता लूंगा, तब डायगोनल रिलेशनशिप बताऊंगा, ठीक है क्या? ऑल क्लियर? यस सर, आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ही कम होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा जितना ही, उतना ही रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूं लिथियम की और फ्रांसियम की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, फ्रांसियम की। जितना जल्दी प्लस बनाएगा ना, उतना ही जल्दी क्या होगा, रिएक्शन भी करेगा, रिएक्शन भी करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे आने पे रिएक्टिविटी भी बढ़ती है और मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। क्लियर है मेरी बातें? यस अब सर, अगला बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी वह पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन निकले। हम बाहर से एनर्जी देते हैं ताकि क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकले। इसलिए क्या होता है, जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। अब ध्यान से देखना, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मान लेते हैं कोई भी एक एटम है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होगा और क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो, यही होता है। अब इसमें पता है क्या होता है, इसमें भी ना सेम फॉर्मूला होता है, सेम डिफिनीशन होता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते थे ना, इसमें हम बाहर से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसको देंगे, ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? अब ध्यान से देखना, जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो ये पता है क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो आप बताओ कि जब हमारे पास कोई भी एटम एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो वह क्या होगा, वह नेगेटिव में जाएगा। मान लेते हैं, देखो आपके पास वॉलेट है, अगर वॉलेट में मैं पैसा दे रहा हूँ तो प्लस या फिर माइनस, माइनस। अरे सर माइनस ये हो, बताओ माइनस। कि अगर मैं आपके वॉलेट में पैसा दे रहा हूँ तो आपके लिए प्लस है ना। यस सर, यस सर, यस। तो जब हम किसी को एनर्जी देंगे तो उसके लिए प्लस होगा, और जब वॉलेट से पैसा निकलेगा तो माइनस। माइनस। तो जब हम किसी एटम को एनर्जी देंगे तो वह एनर्जी प्लस काउंट होगा,
लेकिन जब एटम से एनर्जी निकलेगा तो वह एनर्जी क्या काउंट होगा? माइनस काउंट होगा। माइनस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ना, वह एनर्जी रिलीज होता है, यह एनर्जी क्या होगी? माइनस में होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो बोलो, मेरी एनर्जी बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्या? सर एनर्जी रिलीज होती क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी ना, जिसके पास जितना कम एनर्जी होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी। तो एनर्जी या स्टेबिलिटी के लिए रिलीज होता है, ठीक है क्या? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो अच्छा होगा या स्टेबल होगा। क्लियर है मेरी बातें? और जितना आसानी से जो एंट्री मार लेगा ना उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। जो जितना आसानी से एंट्री मार लेगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा? एनर्जी भी रिलीज करेगा। आप लोग खुद बताओ, ध्यान से देखो। अब बात कर लेते हैं पीरियड वाइज। तो सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं। सेकंड पीरियड में कौन कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। क्लोरीन तक ही लेते हैं। आप बताओ, क्या सब में दो ही सेल है? यस यस सर। सब में दो ही सेल है। सब में दो ही सेल है। अब ध्यान से देखो, जब सब में दो सेल है तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होगा? साइज कम होगा। कम होगा। और आप बताओ, जब साइज कम होगा तो ये बताओ कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन होगा? जितना ज्यादा हम राइट जाएंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होता जाऊंगा। बोलो। तो अगर मैं यस एक सर। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो सबसे तेजी से तो फ्लोरीन वाला ले लेगा ना। यस सर। तो फ्लोरीन वाला जो सबसे तेजी से ले लेगा उससे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो आप बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज किससे होगी? क्लोरीन। क्लोरीन से। तो कभी भी हम अगर बात करें ना, तो अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे ना तो साइज क्या होता जाएगा? साइज कम होता जाएगा। और साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी वो भी नेगेटिव में बढ़ेगी। नेगेटिव में उतना ज्यादा एनर्जी नेगेटिव में क्या होगा? रिलीज होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस क्लियर है? क्लियर है। अगर मान लो किसी ग्रुप में ऊपर से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें भी एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन बताऊंगा। अगर मान लो हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ग्रुप में देखो हाइड्रोजन है, लिथियम है, लिथियम के बाद क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम और फ्रांसियम। अब ये बताओ कि इसमें पहला सेल है, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल। आप बताओ कि पांचवें सेल में आते आते क्या न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई क्या? तो न्यूक्लियस अगर एक इलेक्ट्रॉन में दूंगा तो न्यूक्लियस खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। लेकिन वही लिथियम काफी तेजी से खींच लेगा। तो आप बताओ, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है? कम होगा। कम हो रहा है। कम हो रहा है क्योंकि वह खींच ही नहीं पा रहा है। जब खींच नहीं पा रहा है तो एनर्जी कम रिलीज करेगा। और जब एनर्जी कम रिलीज करेगा तो क्या होगा? बताओ जरा। कम होगा। क्या होगा? कम होगा। किसी को कुछ भी और डाउट है? बताओ जरा एक बार। सर रिपीट करना है वाला। सिंपल सी बात है, लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पे कम होगा। लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पे कम होगा। ये बातें क्लियर है मेरी? यस सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। हाइड्रोजन तो एक सेपरेट रखा जाता है ना, एस ब्लॉक में शायद नहीं होता ये। कौन से ब्लॉक में होता है बताओ जरा। सर मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था शायद कि ये सेपरेटली रखा गया था इसको। पहली बात ना, हाइड्रोजन का कोई फिक्स जगह नहीं है। हाइड्रोजन का कोई फिक्स जगह नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको एस ब्लॉक में ही रखा गया है। तो सर इसका कोई इसकी fix जगह, टेबल में ना कभी कभी इसको साइड में भी रख देते हैं बॉक्स बना के। वही साइड में भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो सर इसको एस ब्लॉक में ही कंसीडर करें। अभी तो फिलहाल हम लोग एस ब्लॉक में ही पढ़ते हैं, जब तक उसके लिए कोई जगह नहीं है तो एस ब्लॉक में पढ़ लेते हैं। ओके सर। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी भी मैच करती है ना एस ब्लॉक से। एक बार रुक जाओ ना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके। पर आप लोग चलेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
Just a minute. आज का टॉपिक ना हम यहीं पे फिनिश करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या Yes, कर लेते sir. हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर एक दिन में मैं ज्यादा टॉपिक पढ़ा दूंगा ना तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, ऐसा लगेगा रसेस हो रहा है पूरा, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी वो होगा एक्सेप्शन। क्या इसमें भी एक्सेप्शन होगा, इसमें भी एक्सेप्शन होगा, इसका भी मैं कल बताऊंगा। अभी जैसे कि देखो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं, जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है जबकि उसका कम होना चाहिए, इसका भी एक्सेप्शन होगा, उसका भी रीजन बताऊंगा। कल लास्ट आप लोग का क्लास होगा, मतलब जो भी लास्ट क्लास होगा ना, बस एक क्लास और बचा है, आप लोग का फिनिश हो जाएगा पीरियडिक, एक क्लास और बचा है, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये जरा बताना, अभी इसका तो छोड़ो, ये बताओ मेटेलिक कैरेक्टर जरा बताना, चलो बता रहे सबसे अच्छा मेटल कौन। एक बार बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सर सिलिकॉन है क्या ऑप्शन? सर ऑप्शन सी। देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। सर ऑप्शन डी है क्या? देखो एक बात बताओ, हमारे पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यह सोडियम होता है, सोडियम के बाद कौन होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन। ये सब के सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। आप जरा बताओ कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, सर बढ़ कम जाती होगा। है। बढ़ जाएगा। तो सबसे कम इसी का होगा ना, सोडियम हाँ का। सर सर। और सबसे यस कम सर, ए इसका होगा ऑप्शन तो है सबसे इसका। जल्दी इलेक्ट्रॉन यही निकालेगा, और जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा वही सबसे अच्छा मेटल होगा ना। यस सर, ये वाला क्लियर होगा ना, इजी था। नहीं समझ आया क्या? यस सर, इजी था ये वाला। इजी था। ये चलो फोर्थ हाँ वाला सर बताओ। समझ। अरे स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछ रहा है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि सबसे तेजी से धक्का कौन देगा। तो ऑर्डर ऑफ जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, वो यस सर, ए होगा। एसपीडीएफ होता है, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। ये बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कौन होंगे इन सब में से। सर सी। ये वाला क्यों नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखो। ओके सर, ओके। ये डी वाला होगा ना, क्योंकि सर बाकी डी, सब सर में इसका डी 18 है फिर। इलेक्ट्रॉन है ये और सर डी है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन। ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, सबसे बड़ा आयनिक रेडियस किसका है। सिक्स का बताओ। सीजीएम का होगा ना, क्योंकि सीजीएम हम हमारे सर सिक्स ए। पीरियड का एलिमेंट है ना, सर ए। सिक्स यस सर, पीरियड ए। का एलिमेंट है, सिक्स पीरियड का। सातवें का बताओ, स्मॉलेस्ट साइज। सर डी। बिल्कुल सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो डी वाला होगा। ये सब जेई के पी वाई क्यू है, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये सब जेई के पी यस वाई सर। क्यू। हाँ नाइन्थ वाला बताओ, एट वाला बताओ। सर बी। बी। बी वाला, बी।
वाला बताओ, सर बी वाला नाइन्थ सर। वन बी वाला बताओ, सर बी। नाइन्थ वाला बता दो। सर ए ही है इसका। यह बोल रहा है कि कौन ऐसा है जो सेकंड एटम फर्स्ट एटम से बड़ा होगा। तो आप बताओ कि हमारे पास आता है क्लोरीन, आता है क्लोरीन के नीचे आता है बोरान, आता है तो बोरान वाला बड़ा होगा, क्लोरीन वाला छोटा होगा, यह वाला तो कंफर्म है। यस सर। यह देखो सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, तो आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है, छोटा होता है ना, छोटा। छोटा होता है। अब ये बताओ स्ट्रॉन्सियम है और कैल्शियम है, तो ये जो कैल्शियम होता है ऊपर होता है, स्ट्रॉन्सियम नीचे होता है, तो दूसरा वाला छोटा है, पहला वाला बड़ा है। और नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो यह वाला क्या है, यह वाला छोटा है, दूसरा वाला क्या है, इस वाले केस में भी ये जो पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला क्या है, बड़ा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड एटम इज लार्जर देन फर्स्ट। सेकेंड एटम जो होना चाहिए लार्जर देन क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। जाहिर सी बात है डी वाला आंसर सही होगा, ठीक है क्या। यस सर। सेकेंड एटम बड़ा, सेकेंड Okay, sir. एटम बड़ा पूछा है ना हमसे, हमसे सेकेंड एटम बड़ा पूछा है ना, सेकेंड एटम बड़ा पूछा है, तो डी वाला आंसर सही है। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है। एक बार जरा 10वां बता दो आप लोग। द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इसका सर, साइज क्या न्यूक्लियर होता है, चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से छोटा बड़ा होता है, ठीक है क्या। ये बताओ सेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका सही है फर्स्ट आयोनाइजेशन। यह वाला तो गलत है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कम होता है। यह वाला भी गलत है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। बेमत का ये वाला सही है, सही है ना। अरे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ऊपर से नीचे आओगे तो कम होगा ना, तो ऊपर वाले का सबसे ज्यादा होता है ना, बोलो। यस सर। यस सर सही है। क्लियर है। ये रेडियस पूछ रहा है, 13 वाले में रेडियस पूछ रहा है, रेडियस किसका बड़ा बताओ। सर एन ए प्लस सर एन ए प्लस होगा, किसका होगा बताओ। एन ए प्लस का होगा सर बड़ा, और ये वाले का होगा, ये वाले का, ठीक है क्लियर है। यस सर यस ए सर का। ऑप्शन, यस सर। यस सर ऑप्शन। और ये बताओ फोर्थ वाले में, ये 14 वाले में बताओ। सर सीओ में देखो, आप बताओ क्या ये फोर्थ पीरियड, फोर्थ सेल का एलिमेंट है फोर्थ पीरियड का, यस सर। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन फोर्थ में भी गए हैं, और बाकी ये तीनों किस कौन से के हैं, थर्ड वाले के हैं ना। जाहिर सी बात है फोर्थ वाला तो होगा नहीं, क्योंकि जिसका ज्यादा साइज बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा। तीसरे वाले Yes, में sir. देखो NP1 है, NP2 है और NP3 है, तो जाहिर सी बात है ये लेफ्ट से राइट NP3 जाने पे यही आएगा हमारा, तो NP3 वाले का। क्लियर है मेरी बातें। यस सर थ्री वाले। यस सर। एसिडिक कैरेक्टर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, यह भी आप लोग देख लेना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा बताओ जरा, 16 का बताओ। सोलह का बताओ। ये वाला होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन में एक्सेप्शन होता है, बेरिलियम और बोरान में भी क्या होता यस है, सर। एक्सेप्शन होता है। यस सर ये क्या मेरी बातें सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। तो मुझे नहीं लग रहा क्वेश्चन कोई टफ है, और सबका सब ये क्या है, PYQ है, सबका सब क्या है, PYQ। हाँ, तो अगर आप लोग इसको सही से कर लोगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग के लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सबका सब इजी है। और मैंने जितना बताया ना, इतना मैं बता रहा हूँ, सबका सब आप लोग से हो जाएगा, थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, इजिली आप लोग कर लो। बस आप लोग एग्जाम में अच्छे करेंगे, जो एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं उसमें आप लोग बढ़िया करें।
एक बार जो मैं जरा ना आप लोग को शेयर कर दूं और साथ में देखो क्या एक बार चला गया क्या? यस सर आ गया। क्या ग्रुप में सब क्या आ गया? यस सर। और भी किसी को कुछ डाउट है? बताओ बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है? नो नो सर। अरे बोलो आप नो लोग। सर। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स होगा ना, आप लोग मैसेज कर लेना। और जो आप लोग का ना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ ना एक, वो डाउट्स पूछने के लिए बना हुआ, आप लोग उसमें डाउट्स पूछना, जो भी दिक्कत आएगी, जो भी उसमें रेस्पेक्टिव टीचर होगा, बच्चे होंगे, वो बता देंगे। ठीक है, यस। क्लियर है? यस सर। वो आप लोग देखना। आई होप सबको समझ आया हो। किसी को कुछ भी डाउट होगा आप लोग ये तो मेरे, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग ओके से, सर। तब तक के लिए thank you। ओके सर। ओके सर, बाय। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर।